यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। साहित्यिक हिंदी का मॉडल पेपर है जो आपके 18 फरवरी 2026 की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, आपकी बोर्ड परीक्षा में इस मॉडल पेपर के बहुत सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में फंसेंगे, जिसका कोड यहाँ पे लिया गया है 301DD। एक ये वायरल मॉडल पेपर है जो आपकी बोर्ड परीक्षा में सभी प्रश्नों को फंसाएगा। पूर्णांक आपका साहित्यिक हिंदी का 100 अंकों का होता है बच्चों, और समय आपको 3 घंटा 15 मिनट मिलते हैं। 15 मिनट में आपको पेपर पढ़ना है, यानी परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। पूरा मॉडल पेपर मैं आंसर के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूं, और पूरा मॉडल पेपर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लिखना है। तो सभी लोग वीडियो अंत तक ज़रूर देखेंगे। मैं कुछ सामान्य निर्देश की बात कर लूँ तो प्रारंभ के 15 मिनट में परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है बच्चों। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों यहाँ पे खंडों होगा, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सबसे पहले बच्चों हम खंड का देखेंगे। खंड का में जो आपका आता है 1 से 8 तक प्रश्न आते हैं। पहला और दूसरा जो प्रश्न होता है उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, 10 MCQs आपके आते हैं। 10 के 10 MCQs मैं अपने मॉडल पेपर से फंसा दूंगा। पहला प्रश्न है आपका, पहले का है, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं तो कौन है भाई? मुंशी सदा सुखलाल है, लल्लू लाल है, राम प्रसाद निरंजनी या स्वामी दयानंद सरस्वती। तो भाषा योग वशिष्ठ के लेखक बच्चों है राम प्रसाद निरंजनी। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राम प्रसाद निरंजनी, राम प्रसाद निरंजनी। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, अब आपको याद ये रखना है कि बच्चों मुंशी सदा सुखलाल की रचना बतानी है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो मुंशी सदा सुखलाल की रचना सुख सागर है। इसी प्रकार लल्लू लाल की जो रचना है वो प्रेम सागर है। ये भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, प्रेम सागर। ठीक है, तो लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर। अगला प्रश्न है बच्चों खा वाला। पहले का खा है, सदल मिश्र की रचना है। सदल मिश्र की रचना है तो कौन सी है भाई? आप सभी को पता है, नासिकेतोपाख्यान। सदल मिश्र की रचना क्या है? नासिकेतोपाख्यान है। और ये जो है सदल मिश्र की सबसे प्रसिद्ध बड़ी खड़ी बोली गद्य रचना है। ठीक है। और बालकृष्ण भट्ट जो है संपादक हैं। अगला प्रश्न आएगा, बालकृष्ण भट्ट संपादक थे। बालकृष्ण भट्ट संपादक थे तो बालकृष्ण भट्ट संपादक बच्चों किसके हैं? हिंदी प्रदीप के। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही हो जाएगा। अब इसमें बच्चों पूछा गया है परीक्षा गुरु। तो परीक्षा गुरु क्या है? ठीक है, परीक्षा गुरु क्या है इसके बारे में आपको बताना है। तो परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का एक उपन्यास है। इसको ध्यान रखेंगे। परीक्षा गुरु क्या है? तो एक उपन्यास है। किसने लिखा है? लाला श्रीनिवास दास ने लिखा है। ठीक है। अब आपको ये बताना है कि इंदुमती, इंदुमती किसकी कहानी है? ये आपको कमेंट करके बताना है। इंदुमती किसकी कहानी आपको कमेंट करके बताना है। पहले का घा वाला प्रश्न बच्चों देखेंगे, साहित्य और समाज के लेखक हैं। साहित्य और समाज के लेखक कौन है बच्चों? तो रामधारी सिंह दिनकर है। ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो जाएगा। ठीक है। और ये साहित्य और समाज जो है ये रामधारी सिंह दिनकर का क्या है? एक निबंध है। क्या है ये? एक निबंध है। ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अंगा वाला, जैनेन्द्र कुमार की रचना है। जैनेन्द्र कुमार की रचना है तो बच्चों इसमें ऑप्शन है त्यागपत्र, सुखदा, सोच विचार, ये सभी। तो जैनेन्द्र कुमार की जो रचना है, ये तीनों ही रचनाएं, त्यागपत्र, सुखदा, सोच विचार, ये तीनों ही जैनेन्द्र कुमार की रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सभी। आपको बता दें जो त्यागपत्र और सुखदा जो है ये जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है, जबकि सोच विचार, सोच विचार उनका एक निबंध है। सोच विचार क्या है जैनेन्द्र कुमार का? तो ये निबंध है। और ध्यान रखेंगे त्यागपत्र और सुखदा ये जैनेन्द्र कुमार का एक उपन्यास है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। दूसरे का का वाला है, किस महाकाव्य में 12 सर्ग हैं? किस महाकाव्य में 12 सर्ग हैं? ठीक है। तो आपको बता दें साकेत महाकाव्य में, साकेत महाकाव्य में 12 सर्ग है। और साकेत महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया बच्चों? तो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है, जिसमें 12 सर्ग हैं। और मैं आपको बता दूं कामायनी, कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है, जिसमें 15 सर्ग हैं। और प्रिय प्रवास इसमें दिया ऑप्शन में, प्रिय प्रवास ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। इसमें कितने हैं?
तो इसमें 17 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं, ध्यान रखेंगे। तो किस महाकाव्य में 12 सर्ग हैं? तो साकेत। साकेत किसके द्वारा लिखी गई है? मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है। फिर आ जाइए दूसरे का खा वाला प्रश्न है बच्चों। चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह के रचनाकार है। चांद का मुंह टेढ़ा कविता संग्रह के रचनाकार है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका गजानन माधव मुक्तिबोध। चौथा वाला आपका सही हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है। फिर अगला प्रश्न आता है बच्चों दूसरे का गा वाला। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1954, 1943, 1951, 1959। तो तार सप्तक का जो संपादन है वो किसने किया था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने। ठीक है, अज्ञे ने इसका संपादन किया था। और जो प्रथम तार सप्तक, मतलब वो पूछ रहा है प्रथम तार सप्तक, तो प्रथम तार सप्तक कब आया था? 1943 में आया था। और दूसरा तार सप्तक कब आया था बच्चों? तो दूसरा तार सप्तक आया था 1951 में। और तीसरा तार सप्तक कब आया था बच्चों? ये सारी डेट याद रखेंगे। 1959 में। पहला 1943 में, दूसरा 1951 में, तीसरा 1959 में प्रकाशित हुआ था। फिर घा वाला प्रश्न है बच्चों मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की रचना है सिद्धराज, भारत भारती, पंचवटी, ये सभी। तो मैथिली शरण की गुप्त की ये जो रचना है ये सारी हैं। सिद्धराज भी है, पंचवटी भी है, भारत भारती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा आपका सही हो जाएगा। ठीक है। फिर अंगा वाला प्रश्न है बच्चों जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है तो जो है इसमें वैदेही वनवास, कामायनी तो जयशंकर प्रसाद की रचना है, कानन कुसुम भी है, और लहर भी है, आंसू और लहर, ये तीनों ही, मतलब आंसू लहर उनकी रचना ही है जयशंकर प्रसाद की। लेकिन वैदेही वनवास, वैदेही वनवास जो है ये जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। तो ये फिर किसकी रचना है? तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। बाकी कामायनी, कानन कुसुम और लहर ये जयशंकर द्वारा प्रसिद्ध कृतियां हैं। ठीक है। चलिए फिर आते हैं बच्चों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका तीसरा वाला प्रश्न होता है, गद्यांश पर आधारित प्रश्न होता है। यहाँ पर आपको 2 गद्यांश दिए होंगे, कोई एक गद्यांश आपको करना होगा, अटेम्प्ट करना होगा। और प्रत्येक गद्यांश में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक 2 मार्क्स का होगा, 10 नंबर का आपका गद्यांश आएगा। तो यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट गद्यांश ले रहे हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है? भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है, उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की उद्योतपात जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। तो ये गद्यांश पढ़ करके मुझे कुछ प्रश्नों के उत्तर देना है। पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप और जिसके लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल। इतना लिखने पे बच्चों आपको 2 नंबर पूरे प्राप्त हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न है बच्चों राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? तो राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना है। फिर तीसरा प्रश्न है किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है? तो लेखक ने कहा है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। फिर चौथा प्रश्न है यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है? तो यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। फिर रेखांकित वाक्यांश की व्याख्या कीजिए बच्चों। तो राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतनी ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पुष्पित होगा, पल्लवित होगा। अर्थात राष्ट्रीयता का आधार जितना अधिक सशक्त होगा राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी ही अधिक विकसित होंगी। अतः प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा उसके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता, महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का न केवल कर्तव्य बल्कि उसका धर्म भी है। फिर आ जाइए बच्चों अथवा। ऊपर वाला गद्यांश अगर आपको नहीं अटेम्प्ट करना है तो आप अथवा वाला अटेम्प्ट करेंगे। दोनों ही गद्यांश इंपॉर्टेंट है। अभी आप एग्जाम से पहले दोनों गद्यांश पढ़ के जाइए, दोनों प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि दोनों में से कोई आपका एक ना एक ज़रूर आ सकता है। फिर यहाँ पे देखिए बच्चों भाषा स्वयं संस्कृति का एक अट्टू अंग है।
संस्कृति परंपरा से निश्चित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता नामक निबंध से ये अवतरित है। नए शब्दों की खोज की आवश्यकता क्यों होती है? तो भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की आवश्यकता होती है। तीसरा प्रश्न है, भाषा किसका अभिन्न अंग है? तो भाषा संस्कृति का अभिन्न अंग है, क्योंकि संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा ही है। चौथा प्रश्न है, किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है? तो भाषा संस्कृत की परंपरा से निश्चित होने के बावजूद विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। फिर बच्चों, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो देखिए, रेखांकित अंश जो यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको अपने शब्दों में क्या करना है? व्याख्यात करना है। तो लेखक का कहना है कि भाषा संस्कृत का अभिन्न अंग है, क्योंकि संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा ही है। संस्कृति की रचना और विकास परंपराओं द्वारा होता है। परंपराएं क्योंकि परिवर्तनशील होती हैं, इसलिए संस्कृति भी एक जैसी नहीं रहती, वह भी परंपराओं की तरह बदलती रहती है। इसी रूप में हम कह सकते हैं कि संस्कृति गतिशील होती है। ठीक है। फिर बच्चों, आपका इसी प्रकार चौथा प्रश्न आता है। चौथे प्रश्न में आपको पद्यांश लिखना होता है, जिसमें भी आपको 2 पद्यांश दिए जाएंगे। कोई एक पद्यांश अटेम्प्ट करना है। प्रत्येक पद्यांश में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक 2 मार्क्स का होगा, तो 10 नंबर आपके यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पद्यांश ले रहे हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तू ना तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी भ्रमित हो वो गोद ले श्रांति खोना, होठों की वो कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, ज्यादा कोई जलद यदि यों व्योम हो तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगन को। तो उपयुक्त पद्यांश को पढ़ करके मुझे पता चला कि इसका शीर्षक क्या है? पवन दूतिका, और जिसके लेखक कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इस प्रकार ये लिखने पे आपको 2 नंबर मिलेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या, तो शुरुआत की जो 4 लाइनें रेखांकित हैं, इनको व्याख्यात करना है बच्चों। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या है कि कह रहे हैं कवि, हे पवन, यदि तुम मार्ग में कोई लाजवंती स्त्री दिखाई पड़े तो इतने वेग से न बहना कि उसके वस्त्र उड़कर अस्त व्यस्त हो जाएं, उसका शरीर उमड़ जाए। यदि वह थोड़ी सी भी थकी दिखाई दे तो उसे गोद में लेकर, अर्थात उसे चारों ओर से घेर कर उसकी थकान मिटा देना, जिससे कि उसके सूखे होठ और मुरझाया हुआ कमल सदृश मुख प्रफुल्लित हो उठे। फिर बच्चों, आपका तीसरा प्रश्न है, राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने के लिए कहती हैं? तो राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ परोपकार का व्यवहार करने के लिए कहती हैं। राधा ने पवन दूतिका को पथिक कृषक स्त्री के ऊपर किसके द्वारा छाया करने को कहा है? तो राधा ने पवन दूतिका को थकित कृषक स्त्री के ऊपर मेघ द्वारा छाया करने को कहा है। कृषक लन्ना शब्द में कौन सा अलंकार है बच्चों? तो मानवीयकरण उपमा अलंकार है। फिर अथवा में बच्चों दे रखा है इम्पोर्टेंट यहाँ पे अथवा में जो दे रखा है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी हम लोग प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, कोई एग्जाम में आपको एक ही अटेम्प्ट करना है। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, अब कहें सभी या हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, बस मैंने इसका वाह मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही बाधा साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। ठीक है, तो उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम बताना है। तो प्रस्तुत पद्यांश को पढ़ करके मुझे पता चला कि ये जो है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से, हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित कैकेयी का अनुताप शीर्षक काव्यांश से ये अवतरित है। ठीक है, अब जो आपकी ऊपर की 3-4 लाइनें रेखांकित हैं उसको अपने शब्दों में लिखना है। तो कैकेयी श्री राम से कहती है कि आज तक मनुष्य ही कहते आए थे कि पुत्र कितना ही दुष्ट क्यों ना हो, परंतु माता उसके प्रति कभी भी दुर्भाव नहीं रखती है। अब तो मेरे चरित्र के कारण लोगों का
इस उक्ति पर से विश्वास हट जाएगा और संसार के लोग यही कहा करेंगे कि माता दृष्टापूर्ण व्यवहार कर सकती है, परंतु पुत्र कभी कुपुत्र नहीं हो सकता। तीसरा प्रश्न यहाँ पे बच्चों आएगा कि पद्यांश के अनुसार आज तक लोग क्या कहते आए हैं। तो पद्यांश के अनुसार आज तक लोग यही कहते आए हैं कि पुत्र को पुत्र हो सकता है पर माता को माता नहीं हो सकती है। 2 नंबर मिल जाएगा। किसने प्रायश्चित किया है कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा है, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा है। तो कैकेयी ने प्रायश्चित किया है कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा है, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा है। पांचवा प्रश्न बच्चों आपका आता है जीवनी से रिलेटेड। तो 3 लेखक की जीवनी होगी, कोई एक आपको करना होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट लेखक लिख रखे हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो इसमें एक आपको अटेम्प्ट कर लेना है। जैसे कि वासुदेव शरण अग्रवाल का मैंने जिस प्रकार जीवनी लिखी है ऐसे ही आपको एग्जाम में हेडिंग डाल करके लिखना है। वीडियो पॉज करके आप आराम से पूरा पढ़ लीजिए। इनकी रचनाओं की बात करें तो वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है कल्प वृक्ष, कल्पलता, पृथ्वी पुत्र, वाग्धारा, वेद विद्या, पाणिनि कालीन भारत, पद्मावत और हर्षचरित। फिर आ जाइए बच्चों, इसी प्रकार आपका एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनका साहित्यिक परिचय और कृतियों का उल्लेख करना होगा। तो यहाँ पे मैंने 3 इंपॉर्टेंट कवि ले रखे हैं, तीनों अगर याद कर लोगे तो एक आपका एग्जाम में आ जाएगा। मैंने जो लिया है यहाँ पे एक अलग ही लिया है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का लिख रखा है। तो आप ऐसे एग्जाम में लिखेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे इनकी रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास, प्रेम कांत, आदि किला, फूल, ठेठ, हिंदी का ठाठ, रुक्मणी परिणय। तो ये सब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचनाएं होंगी। छठा प्रश्न आपका कहानी से आएगा। तो पंचलाइट कहानी का सारांश हमने यहाँ पे लिया है। इसको देखिए ऐसे एज इट इज़ पूरा आपको लिखना है जैसे हमने लिख रखा है, 80 से 100 शब्दों में। वीडियो पॉज करके पूरा आप पढ़ लीजिए, ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। 7वां प्रश्न आपका स्वपठित खंड काव्य के आधार पर होता है। तो जो भी खंड काव्य आप पढ़ रहे हो, जैसे कि त्यागपति, श्रवण कुमार, रश्मिरति, मुक्ति यज्ञ, सत्य की जीत, जो भी आपके जिले में जो भी खंड काव्य आप पढ़ रहे हो, आलोक वृत्त, इसमें से एक प्रश्न आपको अटेंड करना है बच्चों, ठीक है। फिर खंड खा आ जाता है जहाँ से आपका अनिवार्य संस्कृत स्टार्ट हो जाता है। इसमें भी एक गद्यांश आएगा, एक पद्यांश आएगा, लेकिन यहाँ पे गद्यांश 7 नंबर का जिसमें संदर्भ सहित अनुवाद करना होगा, और पद्यांश भी 7 नंबर का आएगा, उसमें भी संदर्भ सहित अर्थ लिखना होगा। 2 ऑप्शन में दिए होंगे, कोई एक ही आपको अटेंड करना है। अब यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट गद्यांश लिख दिया है जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है यहाँ पे। तो गद्यांश पढ़ करके मुझे यहाँ पे इसका संदर्भ लिखना है। गद्यांश आप पढ़ लीजिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषाया महत्तम नामक पाठ से ये अवतरित है, जिसका यहाँ पे अनुवाद भी यहाँ पे लिखा है कि धन्य है भारत देश जहाँ जनमानस को पावन करने वाली, अच्छे भावों को उत्पन्न करने वाली, सद समूह को जनने वाली देववाणी शोभायमान है। विद्यमान समस्त साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ है, सुसंपन्न है। यही भाषा संसार में संस्कृत नाम से भी प्रसिद्ध है। इसी भाषा में हमारे रामायण, महाभारत और आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, समस्त उपनिषद, 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। फिर बच्चों यहाँ पे अथवा दूसरा एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे लिया गया है, इम्पॉर्टेंट जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, जिसका ये लिख रखा है यहाँ पे पद गद्यांश, महामनीश्वन मदन मोहन मालवीय से जन्मे प्रयागे प्रतिष्ठित परिवार रे अभवत। तो प्रस्तुत गद्यांश को पढ़ करके हमें पता चला कि ये हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय नामक पाठ से ये अवतरित है। और इसका यहाँ पे इसका अनुवाद लिख रखा है कि महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित वज्रनाथ मालवीय संस्कृत के माननीय विद्वान थे। इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय तथा म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर यहीं राजकीय विद्यालय में अध्यापन प्रारंभ किया। युवा मालवीय ने अपने प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों का मन मोह लिया, अतः इनके शुभ चिंतकों ने इन्हें अधिवक्ता की पदवी प्राप्त कर राष्ट्र की श्रेष्ठतम सेवा करने के लिए प्रेरित किया। फिर बच्चों यहाँ पे श्लोक आ गया है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट श्लोक है, ये श्लोक आपको पढ़ना है, इसका अर्थ लिखना है, 7 नंबर का संदर्भ सहित अनुवाद करना है, और ये दूसरा यहाँ पे भी संदर्भ सहित अनुवाद करना है। फिर यहाँ पे आपके संस्कृत के प्रश्न उत्तर आएंगे, तो आपको 4 प्रश्न उत्तर तैयार करने होंगे, 2 आपको करना होगा। और करुण रस उपमा या फिर यानी रस छंद अलंकार से 2-2 नंबर के 6 नंबर के प्रश्न आते हैं।
फिर आपका निबंध आ जाएगा 9 नंबर का, तो आपको निबंध तैयार करना है। इनमें से 5 निबंध के टॉपिक बताऊंगा, आप 5 तैयार कर लेना, एक नया का आ जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ ग्रामर आ जाती है, संस्कृत ग्रामर। नायिका का संधि विच्छेद है तो नय प्लस अका। गुम्फित का संधि विच्छेद है तो गुम प्लस फिता। प्रेज्यते का संधि विच्छेद है बच्चों, तो प्रेज्यते का है प्रा प्लस एज्यते। ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें एक दीर्घाकृत समास करना। नीलाम्बुजम में आपका कर्मधारय समास है और दशानना में बहुव्रीहि समास है। फिर आपका एक पत्र आता है, तो पत्र भी हम आपको करवा देंगे इंपॉर्टेंट, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में फंस जाएगा। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए लिखिता लिखित है, लिखिता में जो धातु है वो लिख है, और प्रत्यय की बात करें तो उक्त्वा प्रत्यय है। ठीक है। लिखित्व में लिखित आया है। कृत्वा में बात करें तो क्री धातु है, और इसमें जो प्रत्यय इस्तेमाल हुआ है वो त्वा हुआ है। ठीक है। दृष्टव्य में देखें बच्चों, तो इसमें धातु जो है आपका दृश्य है, दृश्य धातु है, दृश्य धातु है, ऐसे ऐसे लिखेंगे दृश्य, ये दृश्य धातु है। और इसमें जो प्रत्यय इस्तेमाल हुआ है वो तव्य प्रत्यय हुआ है, दृष्टव्य में तव्य प्रत्यय लगा है। ठीक है। इसी प्रकार आ जाइए, किसी एक शब्द में प्रत्यय लिखे, तो बलवान में कौन सा है, तो बलवान में वान प्रत्यय है बच्चों। ठीक है। और बंधुत्व में त्वम प्रत्यय है, त्वम प्रत्यय है। ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाइए, आकाशा छात्र समम स्नानाति में आपको बताना है, तो छात्र में कौन सा है, छात्र में बच्चों तृतीया विभक्ति है। ठीक है। तृतीया विभक्ति है। और गणेशाय में आपका चतुर्थी विभक्ति है, और कन्याम में द्वितीया विभक्ति है। ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये पूरा पेपर खत्म होता है।